योजना में 100% है, एनपीएस में 14% है और हमारे स्कीम में 1.16 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी तरफ बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। और श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपये देने से अगर 3000 रुपये देते हैं तो हमने 541 दिए, हमें कितना मिलना चाहिए, ये बात भी हमने सरकार के सामने रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 70 लाख लोग रिटायर्ड, 6 करोड़ लोग कंट्रीब्यूटर्स एंड 19.33 करोड़ पीपल आर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इन सबको न्याय मिले और उन्हीं के पैसे से मिले। पुलिस के कुत्तों को 3000 पेंशन है, थर्ड जेंडर को 3000 पेंशन है, हरियाणा 71 रुपये एवरेज पेंशन। ये कहाँ का न्याय है? एमपी एमएलए को 3-3, 4-4 पेंशन है, उन्होंने क्या दिल्ली का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो फिर हमने क्या नुकसान किया है? आपका देश को आगे बढ़ाया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में और फुकट नहीं मांग रहे, हमने कंट्रीब्यूशन किया है, हर महीने किया है। और उसका अगर हमें हिसाब भी नहीं मिलेगा तो हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? और देश के अगर बुजुर्ग मरेंगे तो ये मेरे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अपने देश के लिए शर्म की बात है। ये हम कहना चाहते हैं। हमने सर से कहा कि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी बात को रखिए, जिससे हमारी आवाज़, हमारी वृद्ध लोगों की आवाज़ जो छीड़ हो चुकी है उसको आपके माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाए। हम अपने संगठन की शक्ति से और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं, बस यही एक टूल हमारे पास में है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट को हम लोग दिखाना चाहते हैं तर्क तथ्य प्रमाण। ये दिखाने के लिए हमारे पास में वकील नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे पास में है, वो है पब्लिक सेंटिमेंट। उसका भी विचार कोर्ट करता है, इसलिए हम आंदोलन करके अपने पब्लिक सेंटिमेंट ये कोर्ट को भी दिखाना चाहते हैं कि इसको भी देखिए, ये हिडन है, ये लोकतंत्र है, लोगों की लोक भावना क्या है, इसको समझिए। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारी मांगों को आप जो है पूरी समर्थन देते हुए इस बात को उठाएं, जिससे हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर मीडिया हमारे पीछे खड़ा रहेगा तो 100% आप वृद्ध लोगों को जो आप 100% उनको जीत दिला सकते हैं, ये सुनिश्चित है, हमारा पूरा विश्वास है। इसीलिए आज सबके सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी समझ में आए, हमारा काम करवाइए। थैंक यू सर। जिस देश का वरिष्ठ नागरिक अगर दुखी है ना, तो वो देश भी कभी सुखी नहीं रह सकता। यहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वरिष्ठ नागरिक को क्यों बोल रहे हैं? जबकि उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन दिया है तो उसको पूरा करो, जल्द से जल्द पूरा करो। रोज हमारे वरिष्ठ नागरिक इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमारे कमांडर साहब ने कहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। आज की डेट में हमारा केस जो है 3 बेंचेस जजेस के अंडर में पड़ा हुआ है, जिसकी सिर्फ पिछले 6 महीने से कंप्यूटर जनरेटेड डेट आती है, कोई डेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं होती। तो हमारा न्यायालय तो आप लोग हैं, मीडिया है, अगर मीडिया अगर हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा तो शायद हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापा कुछ सुधर जाएगा। बाकी वही है, जोड़ के कह रहे हैं आज की डेट में नाम नहीं लेता चाहता वरिष्ठ वकील जो है। आज हमारे ये नेताजी हैं, कमांडर साहब और वीरेंद्र जी और वो मैडम जी, कितने महीनों से निकले हुए अपने घरों से, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। आज का जो अच्छा वकील है 5 से 7 लाख रुपए एक दिन एक विजिट का लेता है, और जब ऊपर से 3 बेंचेस की उसमें डिसीजन ही नहीं हो रहे, तो ये बुजुर्ग कहाँ जाएंगे जिनकी 1171 रुपये एवरेज पेंशन मिल रही है। नहीं, जितेंद्र जी इससे प्रधानमंत्री से बात हुई, उसके बाद बाहर जाके उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने तो ये भी बोला कि कमांडर साहब अभी आपका प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम आ गया, इसलिए भी आप भूल जाओ, हो जाएगा आपका, आप चले जाओ। अच्छा, आप अभी आराम करो। उनका उद्देश्य होगा अच्छा, लेकिन काम नहीं हो रहा, ये बात सत्य है। सर कितना समय हो गया आश्वासन दिए हुए जितेंद्र सिंह? देखिए, हमारे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 मार्च 2020 को आश्वासन दिया, फिर उसके 4 मार्च 2020 को कोरोना शुरू हो गया था उसमें। एक बात मैं करना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2021 को भी यही आश्वासन फिर से दोहराया कि मैं आपका काम कर रहा हूँ। प्रोसेस है, टाइम लगता है। अभी कितने बार आपने मुलाकात की है जितेंद्र जी से?
प्राइम मिनिस्टर जी से किया हमने हाँ, 2 ठीक बार। है। जितेंद्र सिंह जी से भी 2-3 बार 3 बार हो गया, तब भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता। पंजाब में एक बुजुर्ग नेता है, उनकी तकरीबन 5,93,000 या 63,000 पेंशन मिलती है। सबसे लिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी, क्योंकि वो पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता है। हमारा एजेंडा बिना पार्टी के एक बुजुर्गों के लिए संगठन है। हमने किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारा ही देश ऐसा होगा जहाँ कामगारों ने काम करना है, पैसा जमा करना है और नेताओं ने फुकट पेंशन लेनी। सर हमारी सैलरी, हमने जितने साल नौकरी की ना, सैलरी में हमारा टैक्स करना है। उसके बाद हम कोई सामान, कपड़ा लता, कोई सामान, उसमें भी टैक्स करता है। तो कम से कम हमारे सरकार का ये योगदान नहीं, मतलब कि इतने नागरिक हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस है। बाहर की कंट्रियों में उनको सब हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, बुजुर्गों को घर आके चेकअप करते हैं। यहाँ पेंशन ही नहीं दे रहे कुछ हमारे। अगर पेंशन 2 आदमी कैसे गुजारा करें? नहीं, अगर पेंशन नहीं दे रहे, जो हमारा कंट्रोल कटा है, वो हमारा पैसा वापस कर दें, हम अपने बैंक में अपने MIs करवाएंगे। एक स्कीम एक था ये कि लाखों रुपया हमें पेंशन कि जब हम रिटायर होंगे उसमें हमें इतना लाखों रुपया मिलेगा। उन्होंने वो रूल भी चेंज कर दिया। और उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुकेशन कमेटी जो पूरे भारत में EPS 95 पेंशनरों का काम कर रही है, अब बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ये इशू है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, उन सभी लोगों ने अपने पेंशन के लिए अंशदान किया है। हर महीने 541 रुपये भरे हैं और 30-35 साल सर्विस के बाद उनको औसतन आज पेंशन मिल रही है 1171 रुपया। अब 1171 रुपया औसतन मतलब 300 रुपये से लेके 3,000 तक, बट औसत उसकी पेंशन है 1171। और 1171 रुपये में ये आदमी ने क्या खाना है, अपनी बीवी को क्या खिलाना है, क्या मेडिकल सुविधाएं उसकी होगी। और जबकि इसने 35 साल, 30 साल, 33 साल 541 रुपये भरे। अगर RD में आप डालो तो भी उसकी कीमत 20 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ये पर्टिकुलर इतना बड़ा दुख सभी पूरे फिल्म अपने इस इंडस्ट्री का है, जबकि बाकी लोगों को MLAs को पेंशन, MPs को पेंशन, डबल ट्रिपल पेंशन मतलब दबा के हो रहा है। और वही पुलिस के कुत्तों को पेंशन, थर्ड जेंडर को पेंशन, और फिर हमें क्यों नहीं? हमारा पैसा जो लगा है, हमने जो पैसा भरा है उसका हिसाब भी नहीं, पेंशन भी नहीं। और इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। हमारी 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसमें आदरणीय हेमा मालिनी जी ने हमारी बहुत मदद की। और दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री जी ने बड़े सहृदयता के साथ हमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करूंगा, ये जेन्युइन काम है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो हुआ नहीं है। मे बी अपनी ब्यूरोक्रेसी या व्हाट एवर रीजन्स, बट इट इज़ नॉट एट डन एंड देयरफॉर और एवरी डे हम जल्दी क्यों है हमें कि ये मुद्दा ऐसा नहीं कि इसको प्रलंबित किया जा सकता है, क्योंकि हर दिन हमारे 200 से 300 लोग मर रहे हैं। अभी 1 तारीख से मतलब आज से हम भिकाजी कामा प्लेस में EPFO के सामने क्रमिक अनशन करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को हम उसको तब्दील करेंगे आमरण अनशन में। और उसके चलते पैरेलली रामलीला ग्राउंड में 8 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा। और उसके बाद हमारा आमरण अनशन भी चलता रहे। हमें आशा इसलिए है कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है, इसलिए हम आशान्वित हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। इसलिए हम जितना दबाव सरकार की हम और क्या कर सकते हैं, हम करुणामय पुकार ही लगा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े नेता ने देश के बोलने के बाद ये सिस्टम काम क्यों नहीं करता। प्रदर्शन तो 1 दिन का होगा, लेकिन आमरण अनशन मरने तक होगा। या तो मरेंगे या जीतेंगे। हमारा नारा है इस बार, या मरेंगे या जीतेंगे। हमारा बाकी चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन EPS 95 के मुद्दे में उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, ये बात सच है।